फिलहाल वो तुमसे मिलने की आरजू में मरा जा रहा है। वो खुद भी आई मैन है और जिमी लॉयड के करीबी साथियों में से है। जिमी लॉयड बड़े मामलात आमतौर पर उसी को सौंपता है। पता नहीं वो यहाँ किस चक्कर में आया है। वीरा उसके बारे में उलझन और परेशानी में मुब्तला होगी और मेरी आंखों में देखते हुए पूछने लगी, उसे यहाँ का नंबर कैसे मिला? मेरे बारे में तुमने उसे क्या बताया? मैंने अपनी और जिम क्लार्क की पूरी गुफ्तगू का खुलासा उसके सामने उतरा दिया। शाइस्तगी और शराफत उसे छू कर भी नहीं गुजरी। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वीरा ने नफरत भरे लहजे में कहा, वो इंतहाई सफाक, बदजुबान और कमीना शख्स है। मैं उसे मिलकर यह जरूर जानना चाहूंगी कि वो यहाँ क्यों आया है, लेकिन यह मुलाकात है उसकी कयामगाह पर नहीं बल्कि मेरी तयशुदा जगह पर होगी। उसे मिलने का इरादा है तो मिलकर किस्सा खत्म करो, वरना यह मसला भी बिला वजह सर पर सवार होकर रहेगा। मैं उनसे जरा भी खाइफ नहीं हूं, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। वीरा ने पेशकश की। तुम्हें अपनी बेखौफी की वजाहत करने की जरूरत नहीं थी। मैंने हंस कर कहा, तुम जिसे चाहो तने तनहा ढेर कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा ताकि इस मुहज्जब भेड़िए का दीदार कर सकूं। घर में खाना तैयार करने में सामान की फरामी और वक्त का मसला दरपेश था, इसलिए सुल्तान शाह गजाला को अपने साथ लेकर किसी अच्छे होटल की तलाश में निकल गया। हम तीनों चाय पीते रहे। इस वक्त तक मेरे अलावा किसी और ने जहांगीर को उसकी रात वाली हरकतें याद दिलाकर शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन गजाला और सुल्तान शाह के जाते ही वीरा के चेहरे पर शरारत नाचने लगी। तुम्हें याद है कि इस फ्लैट में रात भर क्या होता रहा है? वीरा ने जहांगीर से पूछा। सब कुछ तो नहीं, कुछ कुछ याद है, जहांगीर ने झींपते हुए अंदाज में कहा। वो वीरा को दिलो जान से पसंद करने के बावजूद उससे सहमा रहता था। बार बार की मुलाकातों और बेतकल्फी के बावजूद वो इन दिनों की याद अपने ज़हन से खुरच नहीं सकता था, जब वीरा ब्लैक क्वीन के पुरस्कार रूप में शी के कारिंदों के लिए दहशत और अताब की अलामत बनी हुई थी और उसे अचानक अपने सामने देखकर बड़ों बड़ों का पित्ता पानी हो जाता था। अपने बारे में भी कुछ याद है? वीरा ने हौसला अफजा लहजे में उसे छेड़ा। मैंने तेज नजरों से वीरा को घूरा, मगर उसने सर झटक कर मुझे नजरअंदाज कर दिया और जहांगीर की तरफ घूम गई। रात को तुम मुझसे कुछ कह रहे थे, क्या वही बातें इस वक्त फिर दोहरा सकते हो? जहांगीर ने कन नखियों से उसकी तरफ देखा और उसे अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर फौरन सर झुका लिया और बोला, अगर तुमको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। पिछली रात मैंने तुम्हारी वजह से कुछ ज्यादा ही पी ली थी। मेरी वजह से? वीरा आंखें फाड़ कर बोली, क्या मैंने तुम्हें पीने का मशवरा दिया था? शायद मैं गलत बोल गया। जहांगीर ने बुखलाकर अपनी तस्दीक करने की कोशिश की। मेरे कहने का मतलब यह था कि तुम मेरे कमरे में आ गई थी। हमने एक पैग ही साथ लिया होगा कि तुम बाहर चली गई और मैं तुम्हारी वापसी के इंतजार में बस पीता ही चला गया। इसी चक्कर में मेरा नशा ज्यादा गहरा हो गया था। वीरा ने मानी खेज हुनकारा भर कर कहा, मेरी वापसी की उम्मीद में तुमने बचार नोशी की थी। इरादे क्या थे तुम्हारे? कहीं मेरे कोहले की हड्डी उतार कर अपना बदला लेने का इरादा तो नहीं था? जहांगीर में ढंगेपन से हंसने लगा। तुम इतनी अच्छी हो कि तुम्हारे बारे में कोई गलत बात सोची ही नहीं जा सकती। मैं तो पीठ पीछे भी तुम्हारी तारीफें करता रहता हूँ, यानी मेरी बात की तायीद करेगा। तुम हर खूबसूरत औरत की तारीफें करने के आदी हो गए हो, मैंने गुर्राते हुए कहा। पीठ पीछे उसे तल कर खा जाने के मंसूबे बनाते रहते हो और जब वो औरत सामने आ जाती है तो हकलाने लगते हो। इस वक्त चाहे तुम भूल रहे हो कि वीरा मार्शल आर्ट में महारत रखती है। तुमने इस पर बुरी नजर डाली तो ये तुम्हारा कोला तो शायद ना उतार सके, लेकिन दो चार हड्डियां नहायत इत्मीनान से तोड़ डालेगी। अच्छी सूरतों पर सब ही बुरी नजरें डालते हैं। वीरा ने हंसकर जहांगीर को मजीद रगड़ने की कोशिश की। बुज़दिल बस देखते रह जाते हैं, जिनमें हौसला होता है वो पेशकदमी कर बैठते हैं। मेरी मारधाड़ दुश्मनों तक महदूद रहती है, दोस्तों के लिए मेरा रवैया बहुत मुख्तलिफ होता है। यानी बिलावजह बात बढ़ा रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात नहीं सोची थी। जहांगीर ने बुरा मान जाने के अंदाज में अपनी सफाई पेश की। मैं एक मुअज़्ज़ज़ और शादीशुदा आदमी हूँ, दूसरी औरतों के बारे में घटिया बातें सोचना भी गुनाह समझता हूँ। मिस खान भी यही कह रही थी कि बाज़ औक़ात तुम किसी वली की औलाद मालूम होने लगती हो। मेरी जुबान से अपनी आखिरी दरियाफ्त का जिक्र सुनकर उसकी सारी बरहमी रफू चक्कर होगी और वो रहम तलब नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो मिस नहीं मिसेज खान कहलाती है। तुम्हें सब कुछ मालूम ही है, मैं उससे भी दूर रहता हूँ। हमें आपस में ऐसे तलख मजाक से गुरेज ही करना चाहिए। ये मिसेज खान कौन है? वीरा ने उसकी बात पूरी होने से पहले पूछा। उसे बातों ही बातों में दिलचस्पी का एक नया पहलू हाथ आ गया था। शराब और औरतों के बारे में जहांगीर के नदीदेपन से वो पहले ही वाकिफ थी। मिसेज खान पर लानत भेजो और जिम क्लार्क को फोन करो। मैंने उस किस्से को खत्म करने की नीयत से जला कर कहा, मेरा ख्याल है कि हमें आज शाम ही उससे मिल लेना चाहिए। वो बेचैनी से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा होगा। वीरा खुशमगीन नजरों से मुझे घूरती हुई फोन की तरफ बढ़ गई। उसके रिसीवर उठाने से पहले ही फोन की घंटी बज उठी। उसने मुस्तफसराना निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे फोन सुनने का इशारा किया और उसने रिसीवर उठाकर अपने कान से लगा लिया। अपना नाम बताने के बाद वो चंद सानियों तक दूसरी तरफ की बात सुनकर अपना सर हिलाती रही, फिर खामोशी से रिसीवर क्रैडल पर डाल दिया। उसका वो अंदाज मेरे लिए ताज्जुब खैर साबित हुआ। अव्वल खान का फोन था। वीरा ने मुझे मुतल्ला किया। सुल्तान शाह के अगवा में मुलविस मफरूर मुजरिम मंजूर कॉलोनी से पकड़ा गया। इस चक्कर में अव्वल खान बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए। मौका मिलने पर वो बकिया तफसीलात से आगाह करेगा। गैर अहम इतला है,
मैंने सर झटक कर कहा, सर्वर को पकड़ा ही जाना था, तुम जिम क्लार्क से बात करो। वीरा कई मिनट तक इस गुफ्तगू में उलझी रही। जहांगीर ने सरगोशियाना आवाज में मुझसे जिम क्लार्क के बारे में पूछा और मैंने जल कर कह दिया कि वो वीरा का मंगेतर है। वीरा के बाप ने अपने तौर पर जिम से वीरा की मंगनी तय कर दी है। यह बहुत बुरा हुआ। जहांगीर फिक्रमंदाना आवाज में बोल पड़ा है, वीरा जैसी आजाद ख्याल लड़की के साथ ये सरासर जुल्म है। तुम सलमा को तलाक देकर वीरा से शादी कर लो। मैंने उसे जले भुने अंदाज में कहा, वीरा मुझसे शादी कहाँ करेगी? वो हसरतज़दा आवाज में तकरीबन कराते हुए बोला और मैं अपना गुस्सा जब्त करने की कोशिश में जहांगीर के करीब से उठकर एक दूर उफ्तादा कुर्सी पर जा बैठा। इस वक्त वीरा की मौजूदगी ने उस घामड़ की अकल बिल्कुल ही चौपट करके रखती थी। उसके नजदीक सलमा को तलाक देने से ज्यादा अहमियत वीरा की शादी पर रजामंदी की थी, जबकि सलमा कुछ ही अरसे कबल अपने वतन से उसके अकलौते बेटे को जन्म देकर उसे बाप के मर्तबे पर फायज कर चुकी थी। वीरा की गुफ्तगू का आगाज इख्तिताम तक नाखुशगवार ही रहा। वो फोन बंद करके मेरे पास आ बैठी। वीरा मुलाकात को टालकर फोन ही पर जिम क्लार्क की आमद का मकसद जानना चाह रही थी, मगर वो मिल बैठने पर मुसर था। उसका कहना था कि वो मामलात फोन पर तय होने वाले होते तो उसे न्यूयॉर्क से कराची तक दौड़ न लगानी पड़ती। फिर वो अपने घर पर मुलाकात पर इसरार करता रहा, लेकिन वीरा को इस पर इत्मीनान नहीं था। काफी बहस तमहीज के बाद शाम 7 बजे अवारी टावर के किसी कमरे में मुलाकात तय पाई थी। कमरे का इंतखाब वीरा की मर्जी पर मुनहसर था। मुलाकात में मेरी शमूलियत लाजमी थी। कुछ देर बाद होटल से गर्म और लजीज खाने आ गए। हम सब के लिए सुबह का नाश्ता ऊंट के मुंह में जीरे से ज्यादा साबित नहीं हुआ था, इसलिए पांचों ने डट कर खाना खाया। बर्तन समेटते ही वीरा ने कार्ड खेलने की ख्वाहिश जाहिर की। मेरा मूड नहीं था, वैसे भी मेरे सिवा उनकी नफरी मुकम्मल थी। वो चारों ड्राइंग रूम ही में एक सेंटर टेबल के गिर्द जम गए और मैं सस्ताने के इरादे के लिए एक ख्वाबगाह में जा घुसा। बिस्तर पर दराज होती मेरा ज़हन उन हालात का तजिया करने में मसरूफ हो गया जिनसे हम दो चार थे। वाकयात और किरदारों का फैलाव सिमटते सिमटते अचानक ही बढ़ने लगा था। मदर माफिया का खून अशाम मोहतसिब विजय के रूप में सामने आकर मारा जा चुका था। मुझे यकीन था कि कराची में ट्रेड लाइन की आड़ में चलने वाली माफिया की भरपूर सरगर्मियों के खात्मे के सिलसिले में मेरे असल किरदार के तायुन तक मदर माफिया वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे ये भी तवक्का थी कि विजय की मौत के बाद उनकी तरफ से फौरी तौर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। वो इटली और यूरोप के दीगर शहरों में बैठे हुए थे। हबीब जीवानी की मौत के बाद उनके सारे मकामी राब्ते मुनक़ता हो चुके थे। उनको फौरी तौर पर बहाल करना आसान काम नहीं था। सुकून पर अंधेरे में तेज रोशनी फैलते मेरी आंखें चुंधिया की। वीरा भी मुझे मसहरी पर दराज देखकर हैरान रह गई और बोली, यहाँ अंधेरे में छुप कर क्या कर रहे थे? लूडो खेल रहा था। मैंने इत्मीनान से कहा, कभी तुम भी कोशिश करके देखना। तैयार हो जाओ, 5:30 बज रहे हैं। हमें 7 बजे से पहले अवारी टावर में एक कमरा भी बुक कराना है। सुना है कि आमतौर से वहां रश रहता है और कमरे आसानी से नहीं मिलते। ये काम तुम फोन पर भी कर सकती थी, अदायगी वहां पहुंचने पर कर दी जाती। मैंने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी मौजूदगी में मेरा दिमाग कुंद हो जाता है। वो मुझे मुंह चढ़ा कर बाहर निकल गई। मौसम के लिहाज से मुझे सूट पहनने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन एक भरे हुए पिस्तौल को बगली होस्टर में छुपाने के लिए कोट की आड़ जरूरत थी। वैसे भी शहर के बड़े होटलों में जून की तपती हुई शामों में शहर के बतेरे समझदार मुअज्जिजीन गर्म सूटों में मलबूस नजर आते हैं, इसलिए मैं बेफिक्री से सूट जेब तन करने लगा। थोड़ी देर बाद वीरा और मैं होटल के लिए रवाना हो चुके थे। काफी गाड़ियों के बावजूद इस वक्त तक होटल के रैंप पर पार्किंग की जगह नजर आ रही थी, इसलिए मैं गाड़ी निचली मंजिल पर वाक़ पार्किंग लॉट में ले जाने के बजाय ऊपर लेता चला गया। आगे हाल में कंप्यूटरों की कोई नुमाइश जारी थी। वहां से गुजरकर हम होटल की वसी और खूबसूरत लाबी में दाखिल हुए तो पिस्तौल और सफेद टी शर्ट में मलबूस एक लंबा तिरंगा गैर मुल्की शनासाई के अंदाज में वीरा की तरफ लपका। उसने मेरी तरफ देखने की ज़हमत नहीं की थी। वीरा ने किसी जवाबी गर्म जोशी का मुजाहरा किया बगैर महज हाय जिम कहकर उसका इस्तकबाल किया। कमाल के नाम से मेरा तारुफ करवाया और आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट की तरफ चलती। मैं काउंटर की तरफ हो लिया। इंदराजात और अदायगी के मराहिल सुरात से तय हो गए और पोर्टर 7वें मंजिल के एक कमरे की चाबी लेकर मेरे आगे आगे हो लिया। पीछे से वीरा जिम के मुकाबले में बोनी मालूम हो रही थी। लिफ्ट में मैंने जरा गौर से जिम का जायजा लिया। तंग पेशानी वाले फैले हुए चेहरे से टपकने वाली खबासत दूर ही से देखी जा सकती थी। उसके चौड़े शानों के इख्तिताम पर कसरती बाजू उसकी जिस्मानी ताकत की गुमाजी कर रहे थे। उसका सीना भी शानों की तरह कुशादा और फूला हुआ था। कामत में वो किसी तरह 6.25 फुट से कम नहीं था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो जिस्मानी तौर पर मेरे काबू में आने वाला नहीं था। कमरा बहुत साफ सुथरा और कुशादा था। पोर्टर ने टिप की उम्मीद में कुछ गैर जरूरी झाड़ पूंछ की कमरे में मौजूद सहूलतों के बारे में बताया और 10 रुपए का नोट लेकर शुक्रिया अदा करता हुआ वापस चला गया। वीरा ने बेपरवाही से एक सोफे में धंस कर सिगरेट सुलगाई, फिर ताकमाना लहजा में बोली, हाँ जिम शुरू हो जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। न्यूयॉर्क से तुम क्या कहानी लेकर आए हो? माल की सख्त जरूरत है, जिम ने मुझे घूरते हुए कहा। कॉमन मार्केट के मुल्कों के बारे में प्लान तैयार है, लेकिन कहीं से मतलूबा मिकदार में माल दस्तयाब नहीं है। इस वक्त बास को तुम्हारे ताउन की जरूरत है। मुझे बास की जरूरियात समझाने की कोशिश मत करो।
वीरा ने खुश्क लहजे में उसे डांट दिया। मैं यहाँ शी की नुमाइंदगी कर रही हूँ, मुझे वही करना है जो कहा जा रहा है, मगर मौजूदा हालात साजगार नहीं है। क्या मुश्किलात हैं? इस बार जिम क्लार्क का लहजा भी कारोबारी हो गया था। हम लोगों के हट जाने के बाद बहुत से मकामी खरीदार मैदान में आ गए हैं। इनमें मुसाबकत और छोटी मिकदार में खरीदारी की वजह से दाम बहुत बढ़ चुके हैं। सप्लाई का मरबूत निज़ाम तबाह हो चुका है। तुम जगह जगह से 1-1, 2-2 किलो हेरोइन जमा नहीं कर सकते। इसमें बेपनाह खतरात और अखराजात पोशीदा है। हमारे बाद माफिया यहाँ काम करती रही है। जिम क्लार्क खासी तैयारी के साथ आया था, लेकिन वीरा ने उसे अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बगैर दुरुस्त लहजे में कहा, माफिया अब किस्सा पारीना हो चुकी है। यहाँ के हेरोइन साजों की सियासत ने उसे तबाह कर दिया। जब तक मैं माफिया से टूटे हुए बड़े सप्लायर तक रसाई हासिल नहीं कर लेती, माल के बारे में कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकती। मुझे बताओ, मैं इन लोगों से राब्ता कायम कर लूंगा। जिम क्लार्क ने कहा, क्या मैं इन तक नहीं पहुंच सकती जो तुम्हें भेजना पड़े? वीरा इस वक्त एक तुंद गरोबंद मुजरमा के रूप में नजर आ रही थी। यहाँ कुछ मुश्किलात हैं। माफिया का किस्सा ताज़ा है। सारे अफगान सप्लायर्स रोपोश हैं और अपना माल छोटी लाटों में मकामियों को बेच रहे हैं। वो स्याहों और मुसाफरों के अलावा डाक से भी माल स्मगल कर रहे हैं। मरकजियत खत्म हो चुकी है। जब तक ये हालात खत्म नहीं होंगे, हमारे कदम दोबारा नहीं जम सकेंगे। फिर मकामी खपत भी बहुत बढ़ गई है। क्या मकामी मंडियों से माल नहीं समेटा जा सकता? जिम क्लार्क ने पुरुउम्मीद लहजे में पूछा। बेहुदा सवाल है। वीरा ने मुंह टेढ़ा करके हकार से कहा, माल से ज्यादा वजन कागजों और प्लास्टिक की थैलियों का होगा। यहाँ 90% तक मिलावट हो रही है। 5 ग्राम की थैली या पुड़िया में सिर्फ आधा ग्राम हेरोइन होती है, बकिया इसका हम रंग सफूफ होता है। बाहर की मंडी इसे हरगिज कबूल नहीं करेगी। मिलावट के लिए इस्तेमाल होने वाले बाज सफूफ जहरीले हैं, जो खुद भी नशा आवर धुआं खारिज करते हैं। मिलावट वाले इस नशे से यहाँ हम वालों को मरने दो। इस माल को समेटा तो मंडियों में हमारी साख तबाह हो जाएगी। इससे बेहतर होगा कि हम किसी भले वक्त का इंतजार करें। काबुल जाकर भी कुछ नहीं किया जा सकता। जिम क्लार्क सख्त जवाबात सुनने के बावजूद सवाल करने से बाज नहीं आ रहा था। काबुल और जलालाबाद में अब कुछ नहीं रहा। तमाम सौदे सरहदी पट्टी में होते हैं, जहां दिन रात मौत का राज है। इन लोगों ने बेशुमार दलालों के जरिए महीनों आगे तक तैयार होने वाली हेरोइन के छोटे छोटे सौदे किए हुए हैं। वो गैर मुल्कियों को धोखा दे सकते हैं, मकामियों से चालबाजी करके जिंदा नहीं रह सकते। बड़े सौदे के लालच में तुमने किसी को रकम दी तो वो डूब जाएगी और माल हरगिज नहीं मिल सकेगा। जिम क्लार्क एक गहरा सांस लेकर पहली बार सफाकाना अंदाज में मुस्कुराया बोला, बात का यही अंदाजा था कि तुम्हारे पास हालात की मायूस कर देने वाली तस्वीर के सिवा कुछ भी नहीं होगा। अब इस आदमी को बाहर भेज दो ताकि मैं तुमसे तखलिये में कुछ राज की बातें कर सकूं। बातें बाहर के किसी आदमी के सामने नहीं की जा सकती। ये मेरे साथ आया है, इसलिए बाहर का आदमी नहीं है। वीरा उसे खुश्क नजरों से घूर रही थी। दूसरी बात यह कि यह आदमी नहीं, मिस्टर कमाल है। मैं इसे तुमसे मुतारिफ करवा चुकी हूँ। तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, वरना बास ने बताया था कि तुम्हारे आस पास ही डैनी भी मंडराता रहता है। आगे बको, क्या कहना चाह रहे थे? उससे से वीरा के तनफ्फुस की रफ्तार तेज होगी। वीरा, ये मत भूलो कि मैं भी एक आई मैन हूँ। वो जख्मी चीते की तरह उड़ा। अपनी हद में रहकर बात करोगे तो इज्जत पाओगे, वरना तुम्हें ठोकरों से उड़ा कर रख दूंगी। इस वक्त मेरी तहवील में 1 से ज्यादा सिल्वर आइज हैं। वो अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। वो सफाकाना अंदाज में हंस पड़ा और बोला, वो मसरूका हैं, मैं उन्हीं की बात करने वाला था। बास डैनी से वापस मिलने वाली सिल्वर आइज की फौरी वापसी चाहता है। मैंने वापस ले जाने के लिए आया हूँ। वो मेरा और जिमी लॉयड का जाती मामला है। वापस लौटूंगी तो सिल्वर आइज खुद उसे दूंगी। ये बात वो अच्छी तरह जानता है। मान ही नहीं सकती कि उसने तुम्हें ऐसी कोई हदायत दी होगी। तुम्हारे मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो कि जिम क्लार्क अपनी बात मनवाने की ताकत रखता है। शट अप, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। विरापे से बाहर होने के बजाय दर्द ले चंपोरी। चाहे तुम्हारा हाफसा कमजोर हो चुका है और तुम्हें मेरे बदख्वाहों का इबरतनाक अंजाम फूल गया है, तंजीम में वही होगा जो बास चाहेगा। तुम अपने जाती हवालाजात से मुझे मरऊद नहीं कर सकती। इस वक्त जिमी लॉयड के तमाम इख्तियारात मुझे हासिल हैं और मैं सुपर आई बैन की हैसियत से बात कर रहा हूँ। अब कहो कि तुम मेरे मुतालबे के जवाब में क्या कहना चाहती हो। जिम क्लार्क ने सर्द और पूरा एतमाद लहजे में कहा। उसके अल्फाज पर मेरे ज़हन को एक झटका सा लगा, मगर मैं खामोश रहा। जिमी लॉयड तुम जैसे कमीने शख्स को अपने इख्तियारात तफवीज़ नहीं कर सकता। वीरा ने बेअतमादी से कहा। यह उसकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जिम क्लार्क का जवाब मुख्तसर और मुबहम था। क्या उसे माजूल कर दिया गया? वीरा लम्हा भर के लिए हरासां हो गई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। तुम अपने नताइज खुद अखज़ कर सकती हो। इस वक्त की अटल हकीकत यह है कि शी का सुपर आई मैन तुम्हारे रूबरू मौजूद है और तुमसे मसरूका सिल्वर आइज का मुतालबा कर रहा है। वो जमकर बोलने लगा था। मुझे बताओ कि मेरा बाप कहाँ है? वीरा से अचानक ही सब्र जब्त का दामन छूट गया। उसे व्हाइट हाउस के बाहर गोली मार दी गई। जिम क्लार्क के अल्फाज किसी बम की तरह मेरे आसाब पर गिरे। बेयकीनी और सदमे से वीरा की आंखें फैल गईं। मेरे बाप को गोली मार दी गई? मगर क्यों? उसका कसूर क्या था? वीरा के होंठों से सरसराती हुई आवाज निकली। उसने सदर से
होने वाली खुफिया मुज़ाकरात को टेप करने की कोशिश की थी। और ये इतना खुला राज है कि तुम भी इससे वाकिफ हो। वीरा इस खबर पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं जिमी लॉयड का जानशी हूं, इसलिए ये जानता हूं। अमेरिका में सैकड़ों लोग इससे ज्यादा अहम बातें जानते हैं, लेकिन उनके हक में अपने हल्फिया बयान के सिवा कोई काबिल कबूल सबूत पेश नहीं कर सकते, इसलिए उनका जानना या ना जानना यकसा है। जिमी लॉयड का कसूर यह था कि उसने शी के मामलात में सदर के किरदार का एक सबूत हासिल करने की नाकाम कोशिश की थी। सदर ने खुद वो टेप उसके लिबास से बरामद करके आतिशदान में जाया किया और एक फोन के बाद बेअतनाई उसे रुखसत कर दिया। बाहर को नामालूम निशानेबाज उसका मुंतजिर था। बुलेट प्रूफ कार के उतरे हुए शीशे से गुजरने वाली गोली ने उसकी खोपड़ी में सुराख कर दिया। बड़ी मुहिम जोई का अंजाम ऐसा ही होता है। तुम ये सब मुझे बता रहे हो तो अब मुझे मार भी दोगे। वीरा ने संभलने की कोशिश करते हुए कहा, जरूरी नहीं, तुम इन बातों को कभी साबित नहीं कर सकोगी। सारी हुकूमतें अपने इक़्तिदार के लिए आइन और कानून की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियां करती हैं। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं मगर खामोश रहने पर मजबूर हैं। वो ये भी जानते हैं कि ऐसे इक़दामात के सारे सबूत मुनअज़्ज़म अंदाज में मिटा दिए जाते हैं। तुम कर्नल क़ज़ाफ़ी को बता दो, वो सारी दुनिया में चीखता रहे, मगर कौन यकीन करेगा कि हमारे सदर का शी से कोई राब्ता हो सकता है। वाटरगेट स्कैंडल है। मैंने पहली बार जुबान खोली और उसे फौरन ही मेरी बात उचकली। इसमें सबूत छोड़ने की गलती की गई थी और हुकूमत को जाना पड़ा। सबके मुंह पर स्याही मल दी गई थी। ऐसी लग़ज़िशें रोज रोज नहीं की जाती। मैं यहाँ ये सब बताने नहीं आया। वो वीरा की तरफ मुतवज्जा हो गया। जिमी लॉयड की मौत के बाद तुम बेजा रायतों का हक खो बैठी हो। शी के लिए सिल्वर आइज उसके दस्तूर की तरह अहम है। फिलहाल सिल्वर आइज लौटा दो, तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला बाद में होता रहेगा। मैंने अचानक ही बीम गन निकाल कर उस पर तान ली, मगर तुम्हारा फैसला अभी होगा, इसे रख लो। वो जहरीली आवाज में बोला, तुम मेरी तलाशी लेकर इत्मीनान कर सकती हो कि मैं गैर मुसल्लह हूं। नीचे CIA के 2 तजर्बेकार एजेंट अपने मकामी साथियों समेत मौजूद हैं। तुम दोनों मेरे बगैर नीचे गए तो वो तुम्हें घेर कर मार डालेंगे। अपनी जाने बचाने के लिए तुम मुझे जिंदा रखने पर मजबूर हो। मैं बिला वजह ही इस कमरे में नहीं चला आया हूं। मेरे बदन के मसामात से यक बयक पसीना फूट पड़ा। सूरत हाल यक बयक बहुत पेचीदा रुख इख्तियार कर गई थी। सिल्वराइज मेरे साथ यहां मौजूद नहीं है। वीरा की अकल काम कर रही थी। वो जहां है मुझे वहीं ले चलो। मेरे आदमी खामोशी से पीछा करते रहेंगे। इसे किसी वीराने में ले चलो। यहाँ वीरा ने अचानक मेरी तरफ मुड़कर उर्दू में कहा, लेकिन जिम क्लार्क ने डपट कर उसे खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। खामोश रहो, यहाँ अंग्रेजी के सिवा किसी और जुबान में बात नहीं की जाएगी। वीरा तुम्हारी तलाशी के बारे में पूछ रही थी, मैंने बात मनाते हुए कहा। फिर वीरा से मुखातब होकर बोला, होशियारी से इसकी जामा तलाशी लिटा लो। ऐसा ना हो कि ये अपने साथियों के बारे में झूठ बोल रहा हो और मौका पाकर तुम्हें अपनी ढाल बनाने की कोशिश करे। मैं अपनी जगह से जुम्बश भी नहीं करूंगा। जिम क्लार्क ने यकीन दहानी करवाई और किसी रिपोर्ट की तरह अपने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। वीरा ने अपनी जगह छोड़ी और उसकी जामा तलाशी शुरू कर दी। मैं जिम क्लार्क की किसी मुतवक्का हरकत के जवाब में उसकी खोपड़ी पर बीम गन चलाने के लिए पूरी तरह तैयार था। वो इतना तंदुरुस्त और दराज कामत था कि वीरा को बेबस करके भी अपने पूरे जिस्म को उसकी आड़ में नहीं छुपा सकता था। वीरा ने कई बार उसकी तलाशी ले डाली, लेकिन हथियार के नाम पर उसकी जेबों से ब्लेड तक बरामद नहीं कर सकी और आखिरकार वापस अपनी जगह पर आ गई। ये ठीक कह रहा है, इसके पास कोई हथियार नहीं है। आखिर तुम इतना एतमाद क्यों है कि हम अपनी जानें बचाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? मैंने अपनी हैरत दूर करने के लिए जिम क्लार्क से पूछा, यह भी तो हो सकता है तुम्हें मारने के लिए हम अपनी जानों की परवाह भी ना करें? ऐसे कत्ल के लिए कोई ताकतवर मुहर्रिक या जज्बा दरकार होता है। वो अपनी दानिश में हमारी बेबसी से लुत्फ अंदोज होते हुए मुस्कुरा कर बोला, और मुजरमों में ये मुहर्रिक या जज्बा मफकूद होता है। हर आदि मुजरिम अपनी जिंदगी का पहला जुर्म सिर्फ जिंदा रहने के लिए करता है, फिर जराइम के दलदल में धंसता चला जाता है। जो शख्स महज जिंदा रहने के लिए जुर्म का इत्तकाब कर बैठे, उसे अपनी जान बहुत ज्यादा अजीज होती है। यूं कहो कि वो मौत से डरने लगता है। बड़े से बड़ा मुजरिम भी अपने दिल की गहराइयों में डरपोक और कमजोर होता है। मैं तुम दोनों से और तुम्हारे माजी से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मेरी तरह तुम दोनों भी आदि मुजरिम हो, किसी मजबूत मुहर्रिक और जज्बे से खाली अपनी जानों का खतरा मोल लेकर तुम मुझे मार ही नहीं सकते। वो जराइम की दुनिया का गुर्गे बारां दीदा था। उसने जो कुछ कहा वो मुजरिमाना फितरत और नफ्सियात पर लिखी की जखीम तरीन किताबों का इल्मी निचोड़ था। उससे चूक बस ये हुई थी कि उसने अपने मंसूबे की बुनियाद हमारे माजी पर रखी थी। उसे ये मालूम नहीं था कि हम जराइम को खैरबाद कहकर किसी बड़े मिशन पर काम कर रहे थे। जिमी लॉयड की मौत की खबर मिलने से पहले मेरी निगाह में वीरा की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी। वो एक ताकतवर और बारसूख मुजरिम की अकलौती नाजायज औलाद थी और अपने मनमाने अंदाज में जिंदगी गुजारने की आदी थी। उसने किसी आवारा पंछी की तरह उड़ान लेते लेते मेरे आशाने में बसेरा कर लिया था। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि वो कब तक मेरे साथ रहेगी। पिछली शाम उसने जहांगीर के घर में नशे में डूबकर जो कुछ कहा था वो भी मुझे ज्यादा मुतासर नहीं कर सका था। मुझे मालूम था कि वो रंगीन पंछी दिल भरने तक मेरे साथ रहेगा और जिस दिन उसका दिल यकसानियत से उगता जाएगा, किसी नए ठिकाने की तलाश में आसमान की बेकरार वसतों में
परवाज कर जाएगा। लेकिन उसकी यतीमी की खबर सुनते ही मैं अपने ऊपर उसकी सलामती का बोझ महसूस करने लगा था। अब वो अरबपति बाप की अकलौती बेटी नहीं रही थी, एक यतीम दुशीसा बन गई थी जो दरिंदों के गौल में घिरी हुई थी। उसे बचाना मेरा फर्ज था। मैंने उसे चारा बनाने के हर ख्याल को सोचे बगैर मुस्तरद कर दिया। चिमकलार की लाई हुई एक खबर ने वीरा को मेरी सारी हमदर्दियों का मुस्तहिक बना दिया था। वीरा ने उर्दू में उस नाहंजार को किसी वीराने में ले जाने का मशवरा देकर मुझे एक राज सुझाती थी और मैं ज़हन मुसलसल उस राह पर काम कर रहा था। लेकिन इस वक्त फौरी मसला होटल से निकलने का था। मैंने चंद सानियों तक होटल की लॉबी के नक्शे के बारे में सोचा, फिर अपना दाहिना हाथ भीमगन समेत कोट की जेब में डाल दिया। अब मेरा दाहिना हाथ यूं ही रहेगा, भीमगन का नोजल तुम्हारी तरफ होगा। हमें कोई खतरा महसूस हुआ या तुम्हारा कोई आदमी हमारे करीब आया तो मैं बिदरेक ट्रैगर दबा दूंगा। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, और तुम भी सुन लो कि मेरे साथ कोई चालबाजी करके तुम पाताल में भी जिंदा नहीं रह सकोगे। तुम कानून के बागी हो, तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिल सकेगी। CIA के एजेंट एक बार तुम्हें देख लें तो मरीज से भी ढूंढ निकालेंगे और बेदर्दी से मार देंगे। वही होना चाहिए जो तय हुआ है। उसके एतमाद में जरा सी भी कमी वाकई नहीं हुई थी। वो कदर तवक्कुफ के बाद फिर बोलने लगा, इस कमरे में अब तक जो कुछ हुआ है वो मेरे अंदाजों के मुताबिक है। वीरा ने हरवन की फरामी से माजूरी जाहिर करके ये साबित कर दिया कि वो अब शी की वफादार नहीं है। इसे मुफाहमत की राह पर लाने के लिए मुझे जिमी लॉयड की मौत की खबर सुनानी पड़ी। अब मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ तय किया है वो भी पहले से सोचा समझा था। मैं दोनों आदमियों को ये सब बता कर आया था, इसलिए समझौते की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहले तुम निकलो, मैंने वीरा से मुखातिब होकर कहा। तुम्हारे पीछे जिम बाहर निकलेगा। वो मुख्तसर सी नफरी की तार कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगी।